अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक का जो पास्ट पेपर है वो सॉल्व कराऊंगी। स्टूडेंट्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाऊं और क्वेश्चन वगैरह लिखूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ था। मैं बार बार हर किसी को पेपर सॉल्व करा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना ही देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आप लोगों ने मेरा छोटा सा एक काम ये करना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमसे पूछा है कि न्यूक्लियर साइंस क्या होती है और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें न्यूक्लियर साइंस की डिफाइन बता देनी है कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम को स्टडी करते हैं। उसके अलावा ये चीज़ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं अपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर एप्लीकेशन, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ वगैरह। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या चीज़ है। न्यूक्लियस आपको पता है स्टेबल न्यूक्लियस भी होते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियस भी होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस वो होते हैं जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, और वो फिर किस तरह से स्टेबल होते हैं, स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करके। लेकिन जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं ये ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं करते, रेडिएशंस को इमिट नहीं करते। और जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है ये उनके अंदर जो प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि हम लोग ने डिफरेंट फोर्सेस बतानी है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने स्लाइड नहीं बनाई तो आप लोगों को मुश्किल ना हो जाए, इसलिए आप एक कॉपी पेंसिल पास रख लें और पॉइंट्स बनाते जाएं और बाद में आप उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल या अनस्टेबल बनाती हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में होती है और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जबकि जो दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक रिपल्सिव फोर्स है और ये दो प्रोटॉन्स के दरमियान में होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब एक न्यूक्लियस तभी स्टेबल होगा अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इस बात का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस के दरमियान जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके दरमियान में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन है उसके, तभी हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद मैं आपको स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई का बता चुकी हूँ, उसके बारे में पता चल गया है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय गैस फील्ड डिटेक्टर, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट गैस फील्ड डिटेक्टर्स। स्टूडेंट्स, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट की ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। उसका जो पार्ट 1 है वीडियो का, उसमें मैंने गैस फील्ड डिटेक्टर को एक्सप्लेन किया है और उसमें जिगर मोलर काउंटर की हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है। इसमें आप लोगों ने सिंपल वो वाली वीडियो लिख देनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके हर पेपर में ही तकरीबन आया हुआ है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो न्यूक्लियाइड डिके, एक्सप्लेन इन डिटेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग ने रेडियो न्यूक्लियाइड डिके की डिफाइन बतानी है। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन है वही आपने बतानी है कि ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर से रेडिएशंस को लूज करता है और फिर वो स्टेबल बन जाता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ रेडियो एक्टिव डिके के अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें सिंपल बता देना है कि जो मोस्ट कॉमन डिके हैं वो 3 तरह के होते हैं, अल्फा डिके, गामा डिके और बीटा डिके, और उनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा बता देना जो सी बातें मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताई हुई हैं। और स्टूडेंट्स, फिर आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब जो हमारे पास नेचुरल डिकेज होते हैं उनमें एक और भी इम्पोर्टेंट डिके होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। तो ज़्यादातर हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा को ही पढ़ते हैं। इसको हम इसलिए ज़्यादातर नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है और बहुत ही कम प्रोसेसेस में इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर रिवाइज कर देती हूँ। ये इजी सा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक जो न्यूक्लियस है वो अपने ही शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। क्या होगा, स्टेप 1 के अंदर एक न्यूक्लियस है, उसने क्या किया, अपने ही किसी शेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद वो क्या करेगा, स्टेप 2 के अंदर जो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर।
उसके बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल के ऊपर। फिर वो दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो गामा रेडिएशंस को इमिट करेगा इस एक्सेसिव एनर्जी को लूज़ करने के लिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर जो आता है। इसमें आप कोई सी भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल आयोडीन 125 की होती है। आयोडीन 125 के अंदर क्या होते हैं, 53 प्रोटॉन्स होते हैं और 72 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसका जो न्यूक्लियस है अपने के शेल से एक इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपने एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर। तो जो 53 प्रोटॉन्स होते हैं आयोडीन 125 के, वो 52 प्रोटॉन्स रह जाते हैं बाद में, और उसमें 73 न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। और साथ में एक एक्सरे जो आपको पता है, साथ में गामा रेडिएशन को वो इमिट कर देता है। और तो आयोडीन 125 जो है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद जीनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ NaA इन क्रिमिनोलॉजी, हाउ एंटीमनी बेरियम एंड कॉपर इन गन पाउडर रेजिड्यू इज डिटरमिन्ड बाय NaA। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी तकरीबन हर ही टॉपिक में आया हुआ है, हर पास पेपर में ये वाला टॉपिक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसकी क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्या एप्लीकेशंस हैं, बहुत इजी हैं। मैंने आपको फोरेंसिक्स की जितनी भी प्लेलिस्ट बताई हैं उसमें जितनी भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, आप कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो फोरेंसिक्स या क्रिमिनोलॉजी के अंदर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की हैं वो मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है ये हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स की डिटर्मिनेशन करता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमारे सैंपल में जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन करता है। तो इसकी एप्लीकेशंस में क्या होगा, सबसे पहले ये गन शूट रेजिड्यू जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगा। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास क्राइम हुआ है और वहाँ पे कोई गन शूट हुई है, अब जो बाकी गन की गोली बच जाती है उसमें जो रेजिड्यूज़ हैं उनकी एग्जामिनेशन करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि ये दो गन्स की जो लेड है उनकी बुलेट्स के अंदर ये उसको कंपेयर कर सकता है। अब जो बुलेट्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं गन्स की, वो उनमें लेड प्रेजेंट होती है। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के ज़रिए से हम उनकी लेड की जो है वो एग्जामिनेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास कोई क्राइम हुआ है वहाँ पे कोई भी सैंपल हमारे पास आ गया है, कोई बायोलॉजिकल सैंपल आ गया है जैसे ब्लड सैंपल, टिश्यू सैंपल या हेयर सैंपल, तो उस सैंपल को इन्वेस्टिगेट करके हम लोग कोई भी अपने एलिमेंट्स हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या पॉइजन्स हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यूजिंग न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। और लास्ट पे हम लोग डेटिंग कर सकते हैं अपने सैंपल्स की यूजिंग NaA, मतलब हम लोग अपने जो सैंपल्स हैं उनकी एज की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के बाद। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि हम लोग किस तरह से एंटीमनी, बेरियम और कॉपर को गन पाउडर रेजिड्यू के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और अगर इसी से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा अपना बस दिमाग इस्तेमाल करना है आप लोगों ने कि कितने इजी क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का जनरल प्रिंसिपल है और उसकी जनरल डायग्राम है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसकी जनरल डायग्राम में क्या होता है कि हमारा सैंपल होता है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हमारा सैंपल न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, उसके बाद वो एक कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंड न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो डी एक्साइट होता है, अपने अंदर से प्रॉम्प्ट गामा रेज को इमिट करता है। ठीक है, उसके बाद एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाता होता है और वो अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स और गामा डिलेड गामा रेडिएशंस को इमिट करता है और बाद में स्टेबल न्यूक्लियस बना देता है। अब ये जनरल हमारे पास जो था ना प्रिंसिपल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का, तो आपने उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ करना है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे सैंपल की जगह पे आप लोगों ने लिखना है कि हम लोगों ने गन पाउडर का रेजिड्यू लिया था, ठीक है, और हमने उसके ऊपर न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस कराया और उसने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया और सारा वही का वही सारा प्रिंसिपल, उसके सारे स्टेप्स लिख के उसी की डायग्राम बना के एंड में आप लोगों ने लिख देना है कि एंड में हमारे पास
जो गामा रेडिएशंस इमिट हुई हैं उन गामा रेडिएशंस के सिग्नल्स को हम लोग ने एनालाइज किया और हमारे पास जो था एंटीमनी, बैरियम या कॉपर सैंपल में उनकी कंसंट्रेशन की आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो कितना इजी सा स्टेप था। अगर इसके अलावा इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने थोड़ा सा बस अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और उस क्वेश्चन को अपने जो असल क्वेश्चन है उसके अंदर ही आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि उसका सेम ही प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन एनालिसिस एंड इनलिस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिवेशन एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स, जो एक्टिवेशन एनालिसिस है इसका प्रिंसिपल आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है। बहुत इजी सा प्रिंसिपल है। आप लोगों ने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा है तो ये भी उसके जैसा ही है, क्योंकि वही चीज़ है। इसमें हमने क्या लिख देना है कि जो एक्टिवेशन एनालिसिस है ये एक न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने सैंपल के अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल में यही होता है कि हम लोग अपने सैंपल को इरेडिएट कराते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ या प्रोटॉन्स के साथ या किसी और पार्टिकल के साथ। क्या होता है, हमारे जो सैंपल के कुछ एटम्स हैं वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं और फिर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फिर दोबारा डिके करते हैं और वो गामा रेडिएशंस को इमिट करते हैं और उनके इमिटेड गामा रेडिएशंस जो हैं उनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं और एनालाइज कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाती है अपने सैंपल की प्रॉपर्टीज़। तो बहुत ईजी सा इसका प्रिंसिपल है, वो आप लोग ने राइट कर देना है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। इसकी फोरेंसिक साइंसेस के अंदर एनालिसिस ये कर सकता है। उसके बाद हमारी इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब फोरेंसिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे ब्लड सैंपल्स, इसके ज़रिए से हम लोग गन शूट रेजिड्यू वगैरह की एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर हमारे सॉइल, एयर, किसी भी प्लूटेंट, किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए। उसके बाद मेडिसिनल डायग्नोसिस कर सकता है। अब मेडिसिन के अंदर हमारी कैंसर की डायग्नोसिस कर सकते हैं। मटेरियल साइंस के अंदर हम लोग किसी भी मटेरियल की एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग एक्टिवेशन एनालिसिस। तो बेसिक चीज़ यही आप लोगों ने लिखनी है कि इसके ज़रिए से हम लोग अपने सैंपल के कंपोनेंट्स की एनालिसिस करते हैं। उसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, फील्ड, फार्मास्यूटिकल्स, फोरेंसिक, इन्वायरमेंटल, मेडिकल, और आपने बता देना है कि उनके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग सैंपल की एनालिसिस करेंगे उसके कंपोनेंट्स की। उसके बाद उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, उन्होंने पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो NF सिग्मा है ये टर्म, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, एजेंसी इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दी हुई है। ये क्वेश्चन हमें बता रही है हमारे सैंपल की एक्टिविटी के बारे में आफ्टर इरेडिएशन। और इसमें सबसे पहले जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सैंपल की एक्टिविटी को। उसके बाद NF सिग्मा जो सैंपल है ये इंडिकेट कर रही है हमारे सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं। उसके अलावा मैं आपको NF सिग्मा जो है वो सेपरेटली भी बता देती हूँ। जो N है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल। जो सिग्मा है ये हमारे एक्टिवेशन रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो F है ये हमारे डिटेक्टर की एफिशिएंसी वगैरह होती है। तो NF सिग्मा जो है इसको कलेक्टिवली हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है हमारे सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड एटम्स को। और स्टूडेंट्स, उसके बाद अंदर लिखा हुआ है 1 - e⁻ -λT। अब जो लैम्डा है ये हमारे एक्टिवेटेड सैंपल का जो होता है डिके कांस्टेंट होता है और डिके कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है। ये वैल्यू भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन के हिसाब से और अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी आ जाती है। इसकी वैल्यू होती है 0.6931 और T जो है ये टाइम आफ्टर रेडिएशन है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम लोग ने नेक्स्ट बताना है कि सैचुरेशन एक्टिविटी का हाफ लाइफ ऑफ एक्टिवेटेड मटेरियल के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेशन एक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल की सैचुरेशन एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम एक्टिविटी जहाँ तक वो मटेरियल जो है वो पहुँच सकता हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मटेरियल सैंपल है, हम लोगों ने उसको एक्टिवेट किया है। अब उसके अंदर जितने भी एटम्स थे, जब जिस पॉइंट पे जाके वो सारे के सारे एटम जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो तब हम लोग कहेंगे कि ये सैचुरेटेड एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ। अब किसी भी एक्टिवेटेड मटेरियल की हाफ लाइफ क्या होता है, ये वो टाइम होता है इसमें हमारा जो एक्टिवेटेड एटम है वो हाफ डिके हो जाता है, ठीक है। ये उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। अब हाफ लाइफ और सैचुरेशन एक्टिविटी का क्या रिलेशन है, ये बहुत समझने वाली बात है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में समझाऊं। अब हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा शॉर्टर होगी,
सैचुरेशन एक्टिविटी उतनी ही देर से वहाँ तक हम पहुँच सकेंगे, ठीक है। लेकिन हाफ लाइफ जितनी ही लंबी होगी किसी भी एटम की, वो उतना ही जल्दी जो है वो सैचुरेटली एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एक्टिवेटेड मटेरियल्स हैं और दोनों की हाफ लाइफ डिफरेंट है। फर्ज कर लें एक ही हाफ लाइफ जो है ना वो 1 घंटा है और जो दूसरा हमारे पास एक्टिवेटेड मटेरियल है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 घंटे की है। अब हम लोग अगर दोनों को रेडिएट कराएं, दोनों मटेरियल को एक ही अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। अब वो मटेरियल जिसकी हाफ लाइफ 1 घंटा है वो पहले सैचुरेटेडली एक्टिव हो जाएगा, उसके एटम्स जो हैं वो पहले एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पहले सैचुरेशन तक पहुंचेगा। जबकि वो वाला मटेरियल जिसकी हाफ लाइफ 10 घंटे की है वो बहुत देर बाद सैचुरेशन तक पहुंचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ आ गई होगी कि जितनी हाफ लाइफ शॉर्टर होगी उतना ही फास्ट कोई भी जो मटेरियल है वो सैचुरेशन एक्टिविटी तक पहुंचता है, और जितनी ही हाफ लाइफ लॉन्गर होती है उतना ही वो मटेरियल जो है वो सैचुरेशन एक्टिविटी तक स्लो पहुंचेगा। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल मास ऑफ आयोडीन 131 प्रेजेंट इन 5 MCI इंटू 185 MBQ। और आगे उन्होंने बताया हुआ है कि आयोडीन 131 जो है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 8 डेज में डिके हुआ है, हाफ डिके हुआ है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, वैसे मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल हम लोगों ने इसमें अपने सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है आयोडीन 131 के सैंपल में उनको हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। तो उनको जिस फार्मूले से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं वो फार्मूला आप राइट कर लें। वो फार्मूला ये है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन 131 इन द सैंपल इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट। और ये सिंपल सा फार्मूला है। ये मैंने कहाँ से डिराइव किया है? ये मैंने एक्टिविटी के फार्मूले से डिराइव किया है। एक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू लेमडा और कैपिटल एन। जो ए होता है ये एक्टिविटी है हमारे सैंपल की, जो लेमडा है ये डिके कांस्टेंट है, एन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है। ये वाला सिंपल हमारे पास फार्मूला था और मैंने यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स को एक साइड पे कर दिया तो एक्टिविटी के डिवाइडेड में आ गया डिके कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है? उन्होंने हमें टोटल मास दिया है सैंपल का, वो है 5 MCI। अब ये क्या चीज़ है? अब ये जो MCI है ये मिली क्यूरी है, ये भी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। और जो 185 MBQs हैं ये क्या चीज़ है? ये भी यूनिट है। इसको हम लोग कहते हैं मेगा बैक्रियल। ये हेनरी बैक्रियल ने क्योंकि इस चीज़ को डिराइव किया था तो उसके नेम से ये वाले यूनिट निकले हैं मेगा बैक्रियल। अब मेगा जो होता है वो 10⁻6 के इक्वल होता है, तो आपने क्या कर देना है इसको 185 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 बैक्रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू आ गई 185 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है लैम्डा डिके कांस्टेंट की वैल्यू के साथ। डिके कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कि ये वैल्यू फिक्स होती है 0.693 डिवाइडेड बाय आप लोगों ने 8 डेज करना है क्योंकि 8 डेज उसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन 131 इन द सैंपल। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एक लार्ज वैल्यू आ जाएगी और आप लोगों ने सिंपल कह देना है कि इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन है ये 5 मिली क्यूरी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा सॉल्व करता है तो वो सॉल्व करके मुझे लाजमी शेयर करें ताकि मैं वो वाले नोट्स बाकी बच्चों को भी प्रोवाइड करूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाती या नोट्स राइट करती स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये लेक्चर बनाया है, तो आप लोगों ने मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर करना है ताकि सब बच्चों को इससे फ़ायदा हासिल हो। तो स्टूडेंट्स ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। इंशाल्लाह आप लोगों के, मैंने बताया था कि आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद मैं आप लोगों को PPSC के MCQs की प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊंगी। उसके लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो कर लें।